रोड रैश, अलादीन, नीड फॉर स्पीड जैसे कंप्यूटर गेम्स हों या फिर एंग्री बर्ड्स, कैंडी क्रश, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे मोबाइल गेम्स हों, हम में से कई ने कभी न कभी इस पर हाथ आजमाया होगा या औरों को खेलते देखा होगा। ऐसी खबरें भी सुनी होंगी कि इन खेलों के शौक में दीवाने हो चुके लोगों ने खतरनाक कदम उठाए हों या GTA जैसा गेम खेलते खेलते किसी को अपराध करने की वजह मिल गई हो या माँ बाप के द्वारा फोन का इस्तेमाल रोकने की वजह से किसी बच्चे ने आत्महत्या तक कर ली हो। अमेरिका के प्रोफेसर एरिक हर्स्ट के एक शोध ने कुछ और चौंकाने वाले तथ्य पेश किए, जिनके मुताबिक अमेरिका में 2015 में 20 साल की उम्र के आसपास के 1/4 लोग कोई काम नहीं कर रहे थे और ये संख्या अब कहीं अधिक बढ़ गई है। तो ये लोग करते क्या है? एरिक हर्स्ट कहते हैं कि ये हर रोज काफी समय तक वीडियो गेम खेलकर अपना वक्त बिताते हैं। उनके मुताबिक ऐसे लोगों का भविष्य में कोई कुशलता वाला रोजगार करने की उम्मीद कम है, क्योंकि जिस समय कुशलता हासिल करनी होती है वो वक्त वो वीडियो गेम्स में बिता रहे हैं। प्रोफेसर हर्स्ट के मुताबिक इस बात की संभावना भी अधिक है कि ये लोग भविष्य में अपने माँ बाप या रिश्तेदारों के घर रहें, स्कूली शिक्षा पूरी न कर पाएं या कॉलेज न जा पाएं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों में प्रशिक्षण की कमी से अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ना लाजमी है। इस शोध से इस बात पर बहस और तेज हो गई कि क्या वीडियो गेम्स की वजह से युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो इस हफ्ते हम दुनिया जहान में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वीडियो गेम्स खेलना महज वक्त की बर्बादी है या फिर इसके कुछ फायदे भी हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, गेमिंग की दुनिया। My first job when I finished college was at a zoo. कॉलेज के बाद मैंने एक प्राणी संग्रहालय में नौकरी करना शुरू कर दिया था। वहाँ पक्षियों के पिंजरे में ढेर सारे रंग बिरंगे पक्षी थे। हालांकि मुझे पक्षियों में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन एक दिन मैंने पक्षियों का एक गेम खेलना शुरू कर दिया जिसमें आपको कुछ महीनों तक पक्षी बनना होता है। ये गेम खेलते खेलते मुझे पक्षियों में रुचि पैदा हो गई और लगाव भी। तब मैंने सोचा कि अगर वीडियो गेम्स का दिमाग पर इतना गहरा असर होता है तो इसके बारे में विस्तार से समझना जरूरी है, और मैंने इस विषय को समझने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। ये है हमारी पहली एक्सपर्ट कैथरीन इसबिस्टर, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और इन्हीं से हम समझेंगे कि वीडियो गेम्स की दुनिया कैसी है, कंप्यूटर गेम्स दरअसल हैं क्या और कौन से लोग इसे खेलते हैं। A lot of people still have in their mind that the archetypal gamer is some. वीडियो गेम्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभरती है कि कुछ लड़के एक कमरे में बैठकर कंप्यूटर पर कोई गेम खेल रहे हैं। लेकिन अब लड़कियां भी उतने ही चाव से खेलती हैं, और अब वीडियो गेम्स खेलने वालों में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल के आसपास है। कंप्यूटर गेम्स की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि ये $100 अरब का उद्योग बन चुका है, यानी हॉलीवुड से भी बड़ा, और लगभग 2 अरब लोग इसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन या प्ले स्टेशन के कंसोल पर खेलते हैं। कैथरीन कहती है कि पिछले 10 सालों में कंप्यूटर गेम्स की दुनिया में भारी बढ़ोतरी हुई है। वो पहले से अधिक आकर्षक हुई है। वहीं वो खेलने वालों में तमाम तरह की भावनाएं पैदा करते हैं और इस कदर प्रभावी होते हैं कि लोग घंटों तक इन गेम्स में खोए रह सकते हैं। जहां एक ओर इनसे मनोरंजन होता है, वहीं इससे समाज को कुछ खतरे भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर GTA जैसे कुछ गेम्स चिंता का विषय बन चुके हैं। One that's taken a lot of flack, right, is Grand Theft Auto. ग्रैंड थेफ्ट ऑटो एक गेम है जिसकी काफी आलोचना हो रही है। इसमें अत्यधिक हिंसा होती है और जोखिम उठाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। मेरे ख्याल से वो ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कंटेंट बनाते हैं। कैथरीन इसबिस्टर कहती हैं कि गेम खेलने वाले लोग तरह तरह की भावनाओं से गुजरते हैं। हर्ष, क्रोध, दुख और फिर अपराध बोध। ये भावनाओं की एक पूरी दुनिया ही है जिसमें लोग खो सकते हैं। इसमें खेलने वालों को कई तरह के फैसले करने पड़ते हैं जिनका उन पर असर पड़ता है, जो कि किताब पढ़ने या फिल्म देखने के अनुभव से बिल्कुल अलग है। गेम्स के बारे में एक आम धारणा ये भी है कि ये खेलने वालों को एकाकी बनाते हैं, मगर कैथरीन इससे सहमत नहीं है। Games, unlike other media, actually offer the person. गेम्स के बारे में एक अच्छी बात यह है कि आप इसे और लोगों के साथ मिलकर भी खेल सकते हैं, उनके साथ मिलकर फैसले करते हैं। ये फुटबॉल या किसी दूसरा स्पोर्ट जैसा ही है जिसमें आप लोगों से जुड़ते हैं
कई पेचीदा अनुभवों से गुजरते हैं। यही वो बातें हैं जो वीडियो गेम्स को लोकप्रिय और आकर्षक बना रही हैं। मगर क्या ये अच्छी बात है? पार्ट 2 पिक्सेल का चक्रव्यूह। जाने माने मनोवैज्ञानिक फिलिप जिम्बार्डो कहते हैं कि जब वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे तब उनके बेटे एडम को कंप्यूटर गेमिंग की ऐसी लत लग गई थी कि वो पूरी रात गेम खेलता रहता था। यहाँ तक कि उसके दुश्मन भी बन गए थे क्योंकि वो गेम में और बच्चों से कहीं अधिक माहिर हो गया था। वो कहते हैं कि उनका बेटा गेम में इतना उलझ गया था कि वो कोई दूसरा काम या पढ़ाई नहीं करता था, जिसका उसकी मानसिक सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ये देखने के बाद ही प्रोफेसर जिम्बार्डो ने गेमिंग के मानसिक और सामाजिक परिणामों पर शोध करने का फैसला किया। वो कहते हैं कि बहुत से लोगों की जिंदगी और भविष्य पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। गेमिंग दूसरी गतिविधियों को रोक देती है। आप इससे कुछ नहीं बनाते, न आप कसरत करते हैं और न परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं, न आप खबरें देखते हैं और न ही पढ़ते लिखते हैं। इससे आप सिर्फ वीडियो गेम के खिलाड़ी बनकर रह जाएंगे और अशिक्षित भी। फिलिप जिम्बार्डो कहते हैं कि गेमिंग एक तरह की जीवन शैली है। ये लोग वर्तमान में ही जीते हैं, यानी वर्तमान में ही मशगूल रहते हैं। आप हमेशा कुछ नया और रोमांचक चाहने लगते हैं। आप बिना भविष्य के सोचे फैसले करने लगते हैं। बचपन में तो ये चल भी जाए, लेकिन बड़े होने के बाद ऐसा नहीं चल सकता और वीडियो गेम लोगों को इसी दिशा में धकेलते हैं। ये महज गेम है, कोई जिंदगी नहीं है। ये आपको अच्छा नागरिक, पिता या पति बनाने के लिए तैयार नहीं कर सकता। ये गेम आपको रोजमर्रा की सामाजिक सच्चाई से निपटने के लिए तैयार नहीं करते। आम धारणा है कि अधिकांश तौर पर लड़के गेमिंग करते हैं, मगर लड़कियां भी इसमें काफी रुचि रखती हैं। लेकिन अभी भी जब ये कहा जाता है कि गेमिंग वक्त की बर्बादी है, तो ये लड़कों को ध्यान में रखकर कहा जाता है। फिलिप जिम्बार्डो ने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है मैन डिस्कनेक्टेड। वो कहते हैं कि कुछ युवा पुरुषों के लिए समस्या गेमिंग का आकर्षण नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ से निपटने की चुनौती है। वीडियो गेम की ओर युवा पुरुष अधिक आकर्षित हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बदलावों से गुजर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और पुरुष उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। दूसरे जहां वीडियो गेम रोमांचक होते हैं, वहीं स्कूल उबाऊ लगता है, क्योंकि वहां अधिकांश लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तक नहीं करते। जिम्बार्डो कहते हैं कि अशिक्षित रह जाने की वजह से इन युवाओं के लिए नौकरियां पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो सामाजिक सच्चाई से निपटने के बजाय वीडियो गेम्स की दुनिया में खो जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमें दिखाई दे रहा है कि जापान, कोरिया, पोलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी ये समस्या अधिकाधिक विकट होती जा रही है। जो युवा समाज निर्माण में भूमिका निभा सकते हैं, उनका वीडियो गेम की दुनिया में खो जाना समाज के लिए बहुत महंगा साबित होगा। मगर क्या ये हर जगह लागू होता है? पार्ट 3 गेम खेलने वाले वैज्ञानिक। I remember playing Frogger until the logs moved. मैं बचपन में फ्रॉगर गेम पागलों की तरह खेला करता था और खेल में गलती से अगर मेरा मेढक कुचल जाता तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी। मैं दोबारा खेलना शुरू कर देता और वो गेम सेशन खत्म ही नहीं होता। ये हैं हमारे तीसरे एक्सपर्ट झोरान पोपोविच, जो बचपन से गेम खेलते आ रहे हैं, लेकिन अब वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर गेमिंग साइंस में प्रोफेसर हैं। यहाँ वो सिर्फ गेम नहीं खेलते, बल्कि मस्तिष्क वैज्ञानिकों को गेमिंग तकनीक का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। 9 साल पहले उन्होंने एक गेम बनाया जिसका नाम है फोल्ड इट। Foldit is basically trying to solve one of the greatest दरअसल दुनिया की एक सबसे गूढ़ पहेली है कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करते हैं। फोल्ड इट इस पहेली को समझने के लिए बनाया गया एक गेम है। प्रोटीन का काम उसकी 3D संरचना पर निर्भर करता है और 3D संरचना की संभावनाएं तो असंख्य होती हैं। इन सारे आकारों में कौन सा बेहतर होता है,
ये समझना तो सुपर कंप्यूटरों के लिए भी बड़ी चुनौती होता है। जोरान पोपोविच ने इस पहेली को फोल्ड इट गेम के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया। It's kind of like Tetris, but imagine sort of Tetris. यह टेट्रिस गेम की तरह है, लेकिन 3D रूप में और टेट्रिस से कई गुना विशाल। यह एक तरह से हवा में तैरती पहेली जैसा है। इसमें कई सारे हिस्से होते हैं जिन्हें आप कहीं भी सरका सकते हैं, उनके आकार को तोड़ मोड़ कर पहेली को सुलझा सकते हैं। इसमें म्यूजिक होता है और देखने में यह काफी आकर्षक भी लगता है। इसमें एक स्कोरिंग सिस्टम भी है जो पूरी दुनिया के लिए एक समान है। आज तक कम से कम 5 लाख लोग फोल्ड इट का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये बीमारियों के इलाज और औषधियों के अनुसंधान में भी काम आ रहा है। कई वैज्ञानिक 13 साल तक एक प्रोटीन की संरचना को समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर फोल्ड इट के माध्यम से किसी ने केवल 10 दिन में इसे सुलझा लिया और प्रयोगशाला में इस फॉर्मूले की पुष्टि भी हो गई। अब जोरान की टीम ने एक नया गेम बनाया है जिसका नाम है मोज़ैक, जो मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को समझने में मदद करता है। पोपोविच कहते हैं कि सैकड़ों गेम बेस्ड न्यूरोलॉजिस्ट उन्हें इस शोध कार्य में गेम के जरिए ऑनलाइन मदद कर रहे हैं। ये दरअसल आम लोग हैं, जैसे कि वकील, इलेक्ट्रीशियन, जिनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या इससे उन लोगों को रोजगार भी मिल सकता है? जोरान कहते हैं कि नजदीकी भविष्य में ये भी संभव हो सकता है। आने वाले 1-2 सालों में कई ऑनलाइन न्यूरो साइंस प्रयोगशालाएं खुल सकती हैं। उनकी टीम स्कूल के छात्रों के लिए भी कई गेम बना रही है, जिससे विज्ञान में उनकी रुचि बढ़े। हमारे तीसरे एक्सपर्ट ने बताया कि कैसे गेम समाज कल्याण और ज्ञानवर्धन के लिए, जागरूकता के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मगर फोल्ड इट और मोज़ैक बस इसके कुछ गिने चुने उदाहरण ही हैं, जो दरअसल गेम कम और विज्ञान ज्यादा है। पर सवाल है कि क्या मुख्य धारा के गेम से ये अपेक्षा की जा सकती है? पार्ट 4 गेमिंग करियर। लेकिन क्या वीडियो गेम को एक शौक की तरह देखना सही है? हमारे चौथे एक्सपर्ट टॉम ब्रॉक ब्रिटेन की मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं और साथ में वो गेमिंग विशेषज्ञ भी हैं। वो ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि गेमिंग से कई काम की चीजें भी सीखी जा सकती हैं। If you actually look at a skilled player's hands, अगर आप किसी YouTube वीडियो में किसी माहिर गेमर के हाथों पर नजर डालें तो पाएंगे कि वो 1 मिनट में 800 से ज्यादा हरकतें करते हैं, जो एक विलक्षण कौशल है। ये पियानो बजाने जैसा ही है। पियानो का रियाज और गेमिंग दोनों बंद कमरे में किए जाते हैं। दोनों एकाकी गतिविधियां हैं और दोनों में हुनर होता है। फिर भी पियानो बजाने वाले को जो आदर मिलता है वो गेमिंग के हुनर को नहीं मिलता। पर धीरे धीरे ये भी बदल रहा है। कॉम्पिटिटिव गेमिंग अब फैल रही है और इसके लिए अब एक नया नाम है ई स्पोर्ट। दुनिया भर में अब गेमिंग चैंपियनशिप होने लगी है, जिनमें पुरस्कार की राशि लाखों डॉलर तक भी होती है। now we're having conversations about putting esports on the Olympics. यहाँ तक कि अब इसे ओलंपिक खेलों में शामिल किए जाने की भी मांग हो रही है। इसकी नैतिकता में एक अजीब बात तो ये है कि जिससे पैसे कमाए जाते हैं उसी को अच्छा माना जाता है। ओलंपिक खेलों की तरह गेमिंग में भी पुरस्कार जीतने वाले तो कम ही होंगे, लेकिन टॉम ब्रॉक कहते हैं कि जिस तरह गेमिंग या ई स्पोर्ट बढ़ रहे हैं, उससे धीरे धीरे लोग इसे सराहना शुरू कर देंगे। More and more research is coming out today. अब नियमित तौर पर नए शोध कार्यों में ये सामने आ रहा है कि गेमिंग से लोगों में एक दूसरे के साथ समन्वय बनाने, संयम, जीवटता, रचनात्मकता और नेतृत्व के कौशल विकसित होते हैं, क्योंकि लोग ये खेल मिलकर खेलते हैं और वीडियो गेम प्लेयर आपसी समस्याएं सुलझाने के गुर सीखने लगते हैं, जिसका उन्हें दूसरे काम में भी फायदा होता है। तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर कि क्या वीडियो गेम वक्त की बर्बादी है? हमारे 4 एक्सपर्ट ने जहां ये चिंता जताई कि ये गेम लोगों को सामाजिक सच्चाई से दूर ले जाते हैं, एकाकी और असफल बनाते हैं, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है। गेमिंग के गुणों का समाज में योगदान के लिए इस्तेमाल भी हो सकता है और जैसा कि टॉम ब्रॉक कहते हैं,
रोजगार के काम और वीडियो गेम एक दूसरे से कुछ कुछ सीख भी सकते हैं। That is not to create a moral panic इसे around. नैतिक चिंता का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि क्या सामान्य काम को गेम की तरह रोचक बनाया जा सकता है। अगर नहीं, तो क्या कम से कम जो गुण गेम से सीखे जा सकते हैं उनका आदर किया जा सकता है। इसे अच्छे या बुरे या ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखा जाना चाहिए।